हेलो एवरीवन, हेलो कैसे हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से हो जाए गुड मॉर्निंग। चलिए तो गुड मॉर्निंग आप सभी कैसे हो, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे जितने भी आप सभी हो अभी, ठीक है। और जितने भी जिनको जिनको करनी है, आज मैं लेके आया हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट है जो प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन पूछा गया, एक भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ कभी न कभी टोटल क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन का मैंने आज क्या किया है भाई सेट लेके आया। यदि आपको करनी है तो आप ज्वाइन हो जाओ जल्दी से जल्दी, बिल्कुल लेट मत करो, ओके। चलो भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी, ओके। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए जल्दी। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं आज लेके आया प्रैक्टिस सेट, आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाते, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन, क्या आपके सामने पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिनट रुको थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं भाई, चलो चलिए भाई ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है। चलो वॉइस आ रही है, बताना थोड़ा सा, वॉइस प्रॉब्लम है क्या, आ रही है? हेलो चलो हाँ वॉइस तो अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़ें। चलो भाई चलो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, इसका बगल में आंसर दिया हुआ है, आप लोग क्या करना देखते रहोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलो मुझे भी क्लास करनी है, मैं भी कर रहा हूँ तो तू भी कर ले। चलो क्या भाई ये आपका पहला, हाँ चलो क्या है, भारत सरकार द्वारा सन 1957 में नियुक्त भारतीयों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। पहले आंसर आपको नहीं देखनी है, पहले आपको अपना आंसर देना, उसके बाद आपको आंसर बनानी है, ठीक है। चलो भाई ओके, हाँ चलो क्या है, भारत सरकार द्वारा सन 1957 में नियुक्त पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त कौन से सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप मुझे आंसर देंगे, थोड़ा मैं देखता हूँ सबका आंसर देना फटाफट से, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल लेट नहीं करनी, ओके। चलो भारत सरकार द्वारा सन 1957 में नियुक्त किए गए पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति कौन थे, ठीक है। सलाहकार समिति कौन थे, जल्दी से आंसर देना, बिल्कुल लेट नहीं करनी भाई, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी कौन थे भाई, कौन थे, पीवी सिन्हा थे, कौन थे, पीवी सिन्हा थे। क्या आंसर होगा इसका, पीवी सिन्हा थे। भारत सरकार द्वारा कब सन 1957 में नियुक्त भारत पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति कौन थे, पीवी सिन्हा थे। देखिए ये पूछा गया है, ये कब पूछा गया है, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार द्वारा सन 1957 में नियुक्त पुस्तकालय, नियुक्त क्या है, नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्या करेंगे, मैं सारा क्वेश्चन का संग्रह जो लाया हूँ आज पूछा हुआ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि नहीं पूछा गया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से बैठे रहेंगे और आंसर भी देते रहेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग, चलिए तो आप आंसर देंगे गुड मॉर्निंग। चलिए भाई चलो 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए आंसर देंगे मेरे बालक, चलो आंसर देना। ये आपका अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल यूएपी, क्या है, यूएपी यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम कौन करता है, बताएंगे कौन, एफआईडी करता है, आईएफएल इफ्ला करता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी करता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ भारत करता है, कौन करता है, मुझे जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना, देखते हैं कौन कौन इसको बता पा रहे हो, ठीक है। जल्दी जल्दी से आंसर देना, बताते रहना। चलिए बताओगे, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन कोर प्रोग्राम कौन आयोजित करता है, इफ्ला करता है, एफआईडी करता है, ब्रिटिश लाइब्रेरियन करता है, कौन करता है, जल्दी बताना। नेशनल लाइब्रेरी भारत करता है, आंसर देना जल्दी से, कौन होगा ना, आंसर दे पा रहे हो, चलो जल्दी से, बिल्कुल लेट नहीं करनी, आंसर देना मेरे बालक, आंसर देना, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, कौन करता है, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम। ये भी यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कब किया गया था, इफ्ला के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इफ्ला के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इफ्ला के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ें, किसके द्वारा किया जाता है, इफ्ला के द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई बातें, चलिए चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन का आंसर देना है, इफ्ला के द्वारा किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये अगला क्वेश्चन, इंसडॉक पार्ट क्या है, इंसडॉक पार्ट है, किसका है, क्या है,
स्केयर का है, डिपार्टमेंट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का है, और क्या है, किसका है, निषाद का है, नेशनल लाइब्रेरी साइंस का है। किसका है, जल्दी से आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से आंसर देंगे, देखते हैं कौन आंसर इसका दे पा रहे हो। बिल्कुल लेट नहीं करना भाई, जल्दी से आंसर देना, ठीक है। जल्दी बताना कौन होगा इसका आंसर, जल्दी बताना। चलिए भाई, चलो, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी एक बार क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर लाइब्रेरी साइंस के लिए जो 2025 की लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, इंसडॉक पार्ट किसका, आखिर इंसडॉक किसका भाग है, ये आप मुझे बताओगे भाई। चलो जल्दी बता दो, इंसडॉक किसका भाग है, ये मुझे बता दो जल्दी से, बिल्कुल लेट मत करना। इंसडॉक ये जो भाग है किसका है, किसका है, स्केयर का है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, भारत सरकार का है, किसका है भाई। चलिए एक बात, चलिए हाँ जी बोलिए, निषाद का है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी का है। जल्दी से बताना मेरे भाई, किसका है आखिर, मुझे बताओगे, थोड़ा सा जल्दी से बताना, जल्दी बताना। चलो देखते हैं, जल्दी से बताओ भाई किसका है। चलो आंसर देना, आंसर देना, किसका है आप मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी बताना किसका है। निषाद, आखिर ये किसका है, इंसडॉक किसका भाग है, जल्दी मुझे बता दो। इंसडॉक किसका भाग है, जल्दी मुझे आप बता दो, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हैं। इंसडॉक किसका भाग है, इंसडॉक जो भाग है मेरे भाई किसका है, स्केयर का भाग है। इंसडॉक किसका भाग है, स्केयर का भाग है। जी विक्की क्या पूछना था बताएंगे आप लोग। इंसडॉक किसका भाग है, स्केयर का भाग है, ठीक है। इंसडॉक किसका भाग है, स्केयर का भाग है। चलो आगे जल्दी जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। ये आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ सिनडॉक्स क्या है, सिनडॉक कहाँ स्थित है, आखिर बताएंगे आप लोग सिनडॉक कहाँ स्थित है, जल्दी आंसर देना। कहाँ है, कहाँ है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, मुंबई है। सिनडॉक कहाँ स्थित है, जल्दी बताना मेरे भाई जी। सिनडॉक कहाँ स्थित है, दिल्ली है, कहाँ है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, बम्बई है। सिनडॉक कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। सिनडॉक कहाँ स्थित है, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर देना। सिनडॉक कहाँ स्थित है, कहाँ है, बताओ जल्दी से। दिल्ली है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, मुंबई है। सिनडॉक कहाँ आखिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताना मेरे भाई। चलो ठीक है, बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। सिनडॉक कहाँ स्थित है, जल्दी बताना मेरे भाई जल्दी से। आप क्या होगा, दिल्ली होगा, हैदराबाद। चलो विक्की कुमारी जी भी आ गए हैं, राग गुप्ता जी आ गए हैं, बी आंसर होगा। सिनडॉक कहाँ स्थित है मेरे बालक, सिनडॉक कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ें, 1 मिनट, मुझे फ़ोन की थोड़ी सी लाइट बढ़ा लेने दो भाई, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, हाँ क्या सिनडॉक कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आपके एग्जाम में ये दिया जाता है, सिनडॉक आपका कहाँ स्थित है, क्या मारेंगे, हैदराबाद में स्थित है। यदि आप न्यू हो तो लाइक को क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। FID का मुख्यालय कहाँ है भाई, चलो 1 मिनट हो जाओ, सॉरी, हाँ FID का मुख्यालय कहाँ है आप मुझे बताएंगे। FID का मुख्यालय कहाँ है आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बता देना। FID का मुख्यालय कहाँ है, FID का मुख्यालय कहाँ है आप मुझे बता देना जल्दी से। FID का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, कहाँ, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, द हेग में है, बर्लिन में है। FID का मुख्यालय कहाँ है आप मुझे बताना जल्दी से बताना मेरे भाई। FID का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताना मेरे भाई। FID का मुख्यालय कहाँ है भाई, जल्दी से बोलना। चलो भाई जल्दी से आंसर देना, FID का मुख्यालय कहाँ है, चलो जल्दी बताना FID का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से बताना FID का मुख्यालय कहाँ है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी रुक जाना, आंसर देते रहना आप लोग, आंसर दे लेते रहना। FID का मुख्यालय कहाँ है, FID का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, जल्दी बताना। चलो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ FID का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बता देना। कहाँ है सर लाइब्रेरी, कहाँ है सर, न्यूयॉर्क में है, लंदन में, द हेग में, बर्लिन में है। FID का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है, द हेग में है। FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। FID का मुख्यालय कहाँ है भाई, द हेग में है, ठीक है। आप लोग लिख लेना क्या है, FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, ठीक है, ओके। चलो FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, याद कर लेंगे। FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। FID का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, द हेग में है। FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। इसी प्रकार से आपको क्या करनी है, याद करते हुए जानी है, ठीक है। चलो FID का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में।
चलो आगे बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताएंगे आप लोग। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी, अभी मुझे बता देना। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी? चलिए, यदि आप जो न्यू यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहिए चाहते हो तो आपका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्या किया है, पिन कर दिया है, आप क्या हो जाना, ऐड हो जाना। चलिए बताएंगे लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी सर? 1876 में हुई थी, 1933 में हुई थी, 1877 में हुई थी और 1910 में हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से मुझे बताना मेरे भाई, कब हुई थी? लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना हुई थी, जल्दी बताना कब हुई थी मेरे भाई, कब हुई? 1877 में हुई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी? 1877 में हुई थी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन की स्थापना कब हुई थी? 1877 में हुई थी। 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाए। नेशनल लाइब्रेरी भारत में नेशनल लाइब्रेरी भारत क्या है? नेशनल लाइब्रेरी भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? नेशनल लाइब्रेरी जो अपना है उसके पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? जल्दी आंसर देना मेरे भाई। नेशनल लाइब्रेरी भारत जो है उसका पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। नेशनल लाइब्रेरी भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है, जल्दी आंसर देना। नेशनल लाइब्रेरी पुस्तकालय कौन है? BS केशवन होगा क्या? SR रंगनाथन होगा क्या है? YM मूले होगा के मसूदुल्ला होगा? जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी बताना कौन होगा, कौन होगा? VS केशवन होगा क्या? SR रंगनाथन होगा के बाई मुल्ला होगा KM क्या? असदुल्ला होगा? कौन है नेशनल लाइब्रेरी के अध्यक्ष, कौन है मेरे भाई, कौन है? SM रसगुल्ला नहीं है सर, ये सर रसगुल्ला नहीं, KM रसगुल्ला नहीं है सर, YM मूले नहीं है मेरे वाला, SR रंगनाथन भी नहीं है, कौन है? BS केशवन है। BS केशवन कौन है मेरा भाई? BS केशवन नेशनल लाइब्रेरी यानी कि भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष है। नेशनल लाइब्रेरी भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है? कौन है सर? BS केशवन है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो भाई। नेशनल लाइब्रेरी कौन है? नेशनल लाइब्रेरी भारत के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, कौन है? BS केशवन। आप लोग क्या करना मेरे भाई, आंसर देते जाओगे ना तो आपकी सही होती जाएगी, फटाफट से आंसर देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, बताना जल्दी से। क्या है? निम्नलिखित में कौन से राज्य में, निम्नलिखित में कौन से राज्य में पुस्तकालय उपकर लेने का प्रावधान है? निम्नलिखित में कौन से राज्य में पुस्तकालय उपकर लेने का प्रावधान नहीं है? जल्दी बताएंगे भाई, कौन सा उपकर प्रावधान नहीं है, यानी लाइब्रेरी का केस लेने का, टैक्स लेने का प्रावधान नहीं है, उस राज्य का नाम बताना मेरे भाई। कौन है? आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा? कौन सा होगा राज्य? जल्दी से मुझे बताओगे, आप आंसर दोगे, कौन सा राज्य होगा? चलो आंसर दो, मैं देखता हूँ कौन कौन आंसर दे पा रहे हैं। जल्दी से आंसर दो मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। ठीक है, चलो आंसर देना मेरे भाई, आंसर देना, कौन कौन आंसर दे पा रहे हो? चलो आंसर देना, क्या होगा जल्दी बताना, आंसर दो क्या होगा। आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा। यानी कि लाइब्रेरी केस किस राज्य में पुस्तकालय उपकर लागू नहीं है मेरे भाई, जल्दी बता देना किस राज्य में नहीं है, किस राज्य में नहीं है, जल्दी जल्दी बताना। जल्दी बताना, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए उसके लिए मैंने लिंक क्या किया है। आंसर तो दिख रहा है जी, प्रैक्टिस करना मेरे बुआ निमृता सिंह जी, तो हो जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। क्या होगा मेरे बालक? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या है सर? महाराष्ट्र में पुस्तकालय उपकर नहीं लिया जाता है मेरे बालक, प्रावधान नहीं है, यानी लाइब्रेरी केस का महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया गया है। लाइब्रेरी केस का महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, लाइब्रेरी केस का महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया गया है। लाइब्रेरी केस का महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया, ये याद रखना। लाइब्रेरी केस का महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, लाइब्रेरी केस का कहाँ में प्रावधान नहीं किया गया है? महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, लाइब्रेरी केस का महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं किया गया है, ये याद रखना मेरे बालक। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? ये रहा आपका अगला क्या है? एक व्यावसायिक संघ की प्रमुखता होनी चाहिए। क्या एक व्यावसायिक संघ की प्रमुखता क्या क्या होनी चाहिए? जल्दी बताना मेरे वाले, क्या होने चाहिए? व्यावसायिक संघ की तरह कार्य करें, अपने सदस्यों के उत्थान के लिए कार्य करें, और 2 ऑप्शन आगे है मेरे भाई। और क्या होगा? अपने अधीन, क्या है अपने अधीन बताएंगे, ये नहीं, इसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा मेरे वाला। क्या होगा? अब अपने
क्या होगा, व्यावसायिक संघ की प्रमुखता क्या होती है मेरे बालक, अपने सदस्यों के उत्थान के लिए कार्य करना। अपने सदस्यों के लिए उत्थान के लिए कार्य करना क्या होता है, व्यावसायिक क्या होता है, व्यावसायिक कार्य की व्यावसायिक संघ की प्रमुखता होती है। व्यावसायिक संघ की प्रमुखता क्या होती है, अपने सदस्यों के लिए कार्य करना। अपने सदस्यों के लिए कार्य करना किसका होता है, व्यावसायिक संघ की क्या है, प्रमुखता होती है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा अंधों के लिए विस्तार सेवा पक्ष संदर्भ किया जाता है, यानी ब्लाइंड के लिए विस्तार सेवा पक्ष क्या किया जाता है, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना, चलो जल्दी बता दो क्या होगा, विस्तार सेवा पक्ष क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, किसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताना, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो, चलो जल्दी बताना मेरे भाई। हाँ चलो आंसर देना क्या है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा अंधों के लिए विस्तार सेवा पक्ष का समर्थन क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय संघ अंधों के लिए विस्तार सेवा का पक्ष समर्थन किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम करता है, पुस्तकालय विज्ञान का पंचम नियम करता है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम करता है। इनमें से सभी कौन होगा मेरे बालक, सभी, यानी एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा अंधों के लिए विस्तृत सेवा का प्रमाण कौन करता है मेरे बालक, सभी नियम करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम करते हैं। आगे बढ़ें, पुस्तकालय विज्ञान के कौन 5 नियम करते हैं, आगे बढ़ें, ये आप लोग को देखते जाओगे, धीरे धीरे याद होते जाएगी। चलिए, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में क्या है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में किस एक्ट के तहत पुस्तकालय प्राप्त की जाती है, जल्दी आंसर देना, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में किस एक्ट के तहत पुस्तकें प्राप्त की जाती है, क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब आया था, 1887 में आया था, ये सभी याद करते जाना। ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी में पूछा गया, यूजीसी नेट जून में पूछा गया, 96वां यूजीसी नेट जब हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1887 में आया था, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में आया था, कॉपीराइट एक्ट 1985 में आया था, उपर्युक्त सभी। जल्दी आंसर देंगे, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में किस एक्ट के साथ पुस्तकें प्राप्त की जाती है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में किस एक्ट के साथ पुस्तकें प्राप्त की जाती है, बताओगे जल्दी से, रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1887, डिलीवरी बुक एक्ट 1954, कॉपीराइट एक्ट 1985, उपर्युक्त सभी। देखो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में यानी कि किसके यानी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब 1954 के तहत क्या किया जाता है, बुक को प्राप्त किया जाता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कौन, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत पुस्तकें प्राप्त की जाती है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत पुस्तकें प्राप्त की जाती हैं। आगे बढ़ें, चलो भाई चलो चलते हैं सर, चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा, चलिए आप लोग को यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे फटाफट के से, और क्या करेंगे सेशन को एक बार शेयर भी कर देंगे। यदि आपके बगल में बिहार लाइब्रेरी के यदि आपके भाई यदि बंधु तैयारी कर रहे हो तो आप उनके तक जरूर वीडियो को पहुंचाएंगे, ठीक है, पहुंचा देना जरूर भाई। आगे बढ़ें, चलो चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का समर्थन किया जाता है, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का, गुड मॉर्निंग का जो गुड मॉर्निंग, चलो आज कल तो मैंने आपका जवाब नहीं दिया था, आज मैं लाइव हूँ, टेंशन ना ले। क्या है, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का समर्थन किया जाता है, जल्दी बताएंगे, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा, हाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, क्या करोगे, चलो, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का समर्थन किया जाता है, जल्दी आंसर देना, किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का समर्थन किया जाता है, जल्दी बताना क्या होगा, जल्दी बताना मेरे भाई क्या होगा, 1 मिनट को, हाँ चलो जल्दी बताना क्या होगा। यह सुनिश्चित करता है कि किस अधिनियम उपलब्ध कराया जाता है, यानी किस पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का समर्थन किया जाता है, कि आंदोलन का कौन कौन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि धन उपलब्ध कराया जाता है, स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों को व्यवस्था करना और पुस्तकालय सेवा में अनिवार्य बनाना, यानी उपर्युक्त ये तीनों कार्य किया जाता है मेरे वाले पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा किसी आंदोलन को करने के लिए। राम सर जी, राम भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई हैं, टेंशन ना लो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तू भी तैयारी कर रहा है, चलते हैं आगे बढ़ें। चलो क्या है, ये सब पूछी जाती है क्वेश्चन, क्या है, देखो लाइब्रेरी साइंस में आपकी जो क्वेश्चन पूछी जाएगी पता ही नहीं चलिए किस टाइप की पूछी जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़नी होगी, ऐसे संभव नहीं है सर, क्योंकि बहुत भीड़ लगने वाली है, तो पढ़ ले। चल आगे बढ़ें,
चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? भारत में नेशनल अनुवाद सेवा की जाती है, बताओ। जो भारत में नेशनल अनुवाद सेवा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा अनुवाद सेवा प्रदान की जाती है मेरे भाई? जल्दी बताना। क्या है? इनसेट के द्वारा, निस डॉस के द्वारा की जाती है, क्या है डिस डॉस के द्वारा किया जाता है, एनएसएस डॉक के द्वारा किया जाता है? जल्दी बताना। भारत में नेशनल अनुवाद सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? चलो बता दो क्या होगा भाई? भारत में नेशनल अनुवाद सेवा किसके लिए द्वारा प्रदान की जाती है? आंसर देना। चलो रमेश, चलो भाई आंसर देना। भारत में नेशनल अनुवाद सेवा किसके सेवा प्रदान की जाती है? कौन से संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है? क्या होगा? निसेट के द्वारा, निसेट के द्वारा, क्या निस डॉक के द्वारा, क्या डिस डॉक के द्वारा, या निस डॉक के द्वारा? जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं कौन बता रहे हो। किसके द्वारा किया जाता है? निस डॉक के द्वारा भारत में नेशनल अनुवाद सेवा प्रदान की जाती है। निस डॉक के द्वारा भारत में नेशनल अनुवाद सेवा प्रदान की जाती है। यदि आपको सेशन क्या अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे भाई? लाइक भी कर देंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? बेल आइकन तो दबाना भी नहीं भूलेंगे। और यदि आपको ग्रुप में ऐड होना, ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर दिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे भाई ऐड हो जाना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन सर। हाँ, इस तरह से मैं अभी 500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आप बने रहेंगे तो जरूर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री आपको एक सार्वजनिक पुस्तकालय में मिलने की उम्मीद नहीं है? आखिर आपके जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, उसमें से कौन सी सामग्री आपको नहीं मिलेगी? जल्दी बताना। क्या होगी? न्यूज़पेपर नहीं मिलेगी, ऑडियो कैसेट नहीं मिलेगी, पेटेंट नहीं मिलेगी, मैप नहीं मिलेगी। जल्दी से बताना मेरे वाले, जल्दी बताना, जल्दी बताना क्या नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री आपको सार्वजनिक पुस्तकालय में मिलने की उम्मीद नहीं है? कौन सी ऐसी सामग्री है जो कि पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी? सर आंसर तो दिख जा रहा है, कोई बात नहीं, दिखने दो ना, आपको आंसर देनी है अपने मन से। देखते एक दो बार कर लो, उसके बाद बिना आंसर वाला लाऊंगा भाई, अभी तो बड़े नहीं हो ना। चलो, निम्नलिखित में कौन सी सामग्री आपको सार्वजनिक पुस्तकालय में मिलने की उम्मीद नहीं है? कौन सी? न्यूज़पेपर नहीं मिलेगी, क्या करंट क्या है, ऑडियो कैसेट नहीं मिलेगी, पेटेंट नहीं। देखो न्यूज़पेपर तो मिल ही जाएगी लाइब्रेरी में मेरे भाई, ठीक है, न्यूज़पेपर तो मिलना ही है, न्यूज़पेपर तो मिलेगा, ऑडियो कैसेट मिलेगा, मैप मिलेगा। सर ये पेटेंट जो होता है ना सर, पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट क्या होगा? नहीं मिलेगा। सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होती है? पेटेंट्स को नहीं रखा जाता है, पेटेंट्स आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के पे बढ़ते हैं। किस समिति, देखो क्या है, किस समिति आयोग में वर्णित है कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक क्या है? स्ट्रेंगिंग क्या पुल्स ऑफ बुक है? बता दो जल्दी। स्टेगनेटिंग क्या है? पोल्स ऑफ बुक है। जल्दी बता दो किस समिति आयोग या समिति या आयोग में वर्णित है कि सार्वजनिक पुस्तकालय एक स्टेगनेटिंग क्या है? स्टेगनेटिंग पोल्स ऑफ बुक है। कौन सा है? रंगनाथन कमेटी, क्या है? सिन्हा कमेटी, क्या है? फेजी कमेटी, या कोठारी कमेटी? कोठारी कमेटी कब आया था? 1964 से 1965 में आया था। जल्दी से आंसर देंगे। क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। क्या होगा? किस आयोग में वर्णित है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को एक ये क्या है? स्टेइंग कमेटी क्या पुल्स ऑफ बुक माना जाता है? कौन सा? सिन्हा कमेटी में। सिन्हा कमेटी मेरे भाई, आंसर क्या होगा? सिन्हा कमेटी होगा। आगे बढ़ें। कौन सा होगा? सिन्हा कमेटी होगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? किस एजेंसी के सहयोग से यूनेस्को ने यूनिसेट को स्थापित किया था? यूनेस्को ने किस एजेंसी के सहयोग से यूनिसेट को स्थापित किया था? मुझे बताएंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? 500 क्वेश्चन इसी प्रकार से करने वाले हैं जो एग्जाम में, देखो ये भी पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया। देखो सर, आपके बिहार लाइब्रेरी में वही क्वेश्चन पूछी जाएगी जो पहले रिपीट हो चुका है, कोई ना कोई। सर ये क्या है? नेट का? जी नेट का है, लेकिन बिहार देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे चीज़ में, ये राजस्थान सब में भी पूछा गया, लेकिन मैंने क्या किया, सारा क्वेश्चन को लेके आया मेरे भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो देखते हैं। किस एजेंसी या सहयोग ने यूनेस्को ने यूनिसेट को स्थापित किया? यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया, कि बिहार लाइब्रेरी पहली बार एग्जाम होने वाली बिहार में, ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को पूछा जाएगा ना। यानी पिछले एग्जाम में जितना भी पूछा गया है, इसलिए उसी पे आधार बनाया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पीछे वाला नॉर्मल ये सारी क्वेश्चन पूछी जाती है, ये बहुत पहले का है, यानी कि बहुत पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है, इस वाला नहीं है। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट करना है ना। तो हम लोग देखते हैं। किस एजेंसी सहयोग ने यूनेस्को ने यूनिसेट को स्थापित किया था? किसने किया था? ICUS ने किया था, ICSU ने किया था, FID ने किया था, IFLA ने किया था, LA ने किया था? जल्दी से आंसर देंगे। यूनेस्को ने यूनिसेट को
किसके सहयोग से स्थापित किया था, किस एजेंसी के सहयोग से स्थापित किया था, जल्दी बोलेंगे, ICSU के सहयोग से स्थापित किया था, ICSU के सहयोग से स्थापित किया था। आगे बढ़ें, किसके सहयोग से स्थापित किया था, ICUSU के सहयोग से स्थापित किया था। कोई दिक्कत, चलिए भाई आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, RRLF की स्थापना कब की गई थी, चलो बता दो भाई। राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, 1972 में, 1995 में, 1977 में, 1987 में। RRLF की स्थापना कब की गई थी, आप मुझे बता दो भाई जल्दी से। हेलो सर जी, चलो कैसे हैं MK मौर्य जी, MK जी चलिए बताएंगे क्या है, RRLF की स्थापना कब की गई थी, आंसर देंगे। एक बार आंसर देख के उसके बाद विदाउट आंसर वाला फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या पढ़ लेते हैं। यदि आपको इसका अक्सर PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप लिंक से ऐड हो जाएंगे, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। RRLF की स्थापना कब की गई थी, 1972 में, 1995 में, 1977 में, 1987 में। जल्दी से आंसर देंगे कि आपका RRLF की स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी मेरे भाई। कब की गई थी RRLF की स्थापना, 1972 में की गई थी। RRLF की स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी। आगे बढ़ें, RRLF की स्थापना कब की गई थी, 1972 में की गई थी। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन, विकास शून्य क्या पुस्तकालय, जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी, विकास शून्य पुस्तकालय का सही अर्थ क्या है, बताओ भाई। जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में सर वृद्धि हो ही नहीं रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी बोलेंगे। जीरो ग्रोथ, विकास क्या पुस्तकालय का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताएंगे। पुस्तकालयों को बुक नहीं खरीदना चाहिए, बताएंगे। क्या पुस्तकालय के पास और अधिक स्थान नहीं है, जो क्या है विकास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और ना ही वो क्या कर रहा है अपने में ग्रोथ कर पा रहा है। वैसे लाइब्रेरी, पुस्तकालयों को कोई पुस्तकों की ज़रूरत होगी पर नहीं खरीदी गई, ठीक है। किस स्थिति में वो क्या बनी, जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी बनी, उस लाइब्रेरी का क्या हुआ, विकास नहीं हुआ, ये बताना है। पुस्तकालय को और अधिक फंड नहीं मिला, जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। आखिर वो लाइब्रेरी जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी क्यों बनी, क्योंकि भाई उसने क्या किया था, जो बुक उसे खरीदनी चाहिए थी वो बुक उसने पुस्तकालय को कोई पुस्तकों की ज़रूरत रही होगी, यानी पुस्तकालय किस लिए बना है, बुक के लिए बना है, और वहाँ जिस पुस्तक की ज़रूरत रही थी उस पुस्तक को भाई साहब ने खरीदा ही नहीं, तो क्या हुआ, वो जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी बन गया कि अब पुस्तकालय को कोई पुस्तक की ज़रूरत रही होगी पर उसने नहीं खरीदा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा। पुस्तकालय में बुक नहीं खरीदना चाहिए, देखो पुस्तकालय में बुक तो खरीदना चाहिए ना भाई, ये तो मेरा गलत हो जाएगा। क्या पुस्तकों के पास और अधिक स्थान नहीं है, पुस्तक के पास जहाँ पुस्तक रह देंगे वहाँ स्थान की क्या जरूरी रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पुस्तकों और अधिक फंड नहीं मिला, ये नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा, ये होगी। सही अर्थ है क्या, जो क्या करता है जीरो यानी ग्रोथ लाइब्रेरी बना देता है, जिस कारण से जीरो ग्रोथ लाइब्रेरी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन, मोडालर क्या है, ये देखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्या है, मोडालर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी क्या है, बिल्डिंग का अर्थ है। देख लो भाई, क्वेश्चन तो आपने पहली बार देखा होगा, सारी क्वेश्चन पहली बार देखा। क्या है मोडालर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग का अर्थ है, क्या अर्थ होता है भाई, देख लो क्या होता है। मोडालर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग का क्या अर्थ होता है, मॉड्यूल यानी संरचना को बिल्डिंग बनाने से पहले फाइल करना, यानी कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मैप तैयार करना किसका है, क्या मॉड्यूलर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग है। मॉड्यूलर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग क्या कहता है, मॉड्यूल यानी संरचना बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करना, उसका फाइनल तैयार करना, यानी फाइनल तैयार करना, यानी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका क्या करना, मुझे मैपिंग तैयार करना, मुझे क्या कहलाता है, क्या मॉड्यूलर प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग कहलाता है। ये भी पूछा गया सर UGC नेट में, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, ये आपका अगला क्वेश्चन पे बातें करते हैं सर। ये देखो भाई, डबल क्वेश्चन एक ही रिपीट हो गया, क्या है, एनोमेलस सेट ऑफ क्या है नॉलेज, एनोमेलस सेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था। एनोमेलस सेट ऑफ क्या है सर, एनोमेलस सेट ऑफ अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था, चलो मैं ऑप्शन दूंगा, इन्हें किसने किया था मेरे भाई, जल्दी आंसर देना कि एनोमेलस सेट ऑफ क्या है नॉलेज की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था सर, किसने किया था, SW क्या था, लेस्टर ने किया था। किसने किया था, SW किसने किया था, लेक्सटर ने किया था। किसने किया था, SW लेक्सटर ने किया था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एनिमल स्टॉप ऑफ नॉलेज की अवधारणा प्रतिपादित किसने किया था, SW किसने किया था, लेक्सटर ने किया था। आगे बढ़ें, ये चलते सर अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन का उत्तर देना भाई, अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, रुक जा,
हाँ, किसने सर्वप्रथम लाइब्रेरी शब्द इकोनॉमी का प्रयोग किया था? लो भाई, आगे क्वेश्चन ये भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। जेनिस्ट क्या है? JSET, जेसिट का कोई एग्जाम होता है उसमें दिसंबर में पूछा गया है, ठीक है, दिसंबर में पूछा गया। आंसर देना मेरे भाई, आंसर देना। सर्वप्रथम शब्द लाइब्रेरी इकोनॉमी का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आप आंसर दोगे किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था भाई। मेलविल डेवी ने क्या किया था? सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। मेलविल डेवी ने सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़े भाई, चलो। सर्वप्रथम लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेलविल डेवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, चलो। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी क्या भाई? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर इंडिया। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर इंडिया को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार क्यों होता है? ये नेटवर्क इशू आपका होगा, मेरा नहीं होगा, पता नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो एक बार यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे जरूर। चलिए देखते हैं और शेयर भी करेंगे जो कर रहे हो तैयारी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर इंडिया को किसके द्वारा तैयार किया गया था? निस्डॉक के द्वारा तैयार किया था, नीसेट के द्वारा तैयार किया गया था, RRLF के द्वारा तैयार किया गया था, DRTC के द्वारा तैयार किया गया था। आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। क्या होगा? नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ इंडिया किसके द्वारा तैयार किया गया था मेरे भाई? किसके द्वारा किया गया था बताना? RRLF के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखना, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ क्या है? इंडिया किसके द्वारा तैयार किया गया था? RRLF के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने मित्रा मंडल क्या है परिकल्पना से अवगत कराया? चलो बताएंगे भाई। मित्रा मंडल सर्वप्रथम किसने मित्रा मंडल परिकल्पना से अवगत कराया? चलो जल्दी आंसर देना। सर्वप्रथम किसने मित्रा मंडल परिकल्पना से अवगत कराया? यदि आपको इसका PDF चाहिए ये वाली, तो आपका मैंने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दिया गया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पिन करके आप क्या करना, ऐड हो जाना, ठीक है। ऐड हो जाओगे, मेरे आप ग्रुप से ऐड हो जाओगे, वहाँ से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और कब लाइव आता हूँ और क्या होगी आपको इसकी PDF पे मिल जाएगी। तो एक बार क्या करना भाई, लाइक भी कर देना, जो न्यू हो वो क्या कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और क्या करना शेयर भी करना। चलो भाई, सर्वप्रथम किसने क्या है मित्रा मंडल परिकल्पना से अवगत कराया था मेरे भाई? कितने किया था? मोती भाई अवीन ने किया था। किसने किया था? देखो भाई, ये भी पूछा गया है। GSET ये भी लाइब्रेरियन का ही एग्जाम कराती है, इसमें पूछा गया था। किसने किया था? मीति भाई अवीन ने किया था। किसका? मित्रा मंडल परिकल्पना से अवगत किसने कराया था? मीति भाई अवीन। मीति भाई अवीन, ऐसे भी याद कर सकते हो, मीति भाई अवीन। आगे बढ़ें, चलो भाई आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन तक आ गए। इस प्रकार से हम लोग क्या कितने करने वाले हैं भाई? 500 सेट करने वाले हैं। 500 क्वेश्चन आज करेंगे इसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्या ये आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RRLF बोलते हैं, को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? भाई राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन जो स्थापित किया गया था, इसका मूल उद्देश्य क्या था भाई? मुझे बता दो। इसका मूल उद्देश्य तो कुछ तो होगा ना, जल्दी बता दो। क्या है सर? शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए किया गया था, या सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किया गया था, या विशेष पुस्तकालय किया गया था, या शोध पुस्तकालय? क्या राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन जो पुस्तकालय है मेरे भाई, वो क्या है मेरे भाई? देखना, वो क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी है तो क्या होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था। यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो चैनल को जरूर लाइक कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। किस लिए किया गया था? किस लिए? सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए किया गया था। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आप ही मुझे बताना भाई। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देना। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, चलो जल्दी से आंसर देना। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया? एक काजू कहाँ जा रही है क्लास कर शांति से। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? कब? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ें। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग क्या प्रिंसिपल कराई गई थी? बता दो किसके द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, देख लो सारा क्वेश्चन मैंने लाया पूछा हो। बता दो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल कब कराई गई थी?
सॉरी किसके द्वारा कराई गई थी, आप आंसर दोगे। चलो भाई आंसर देना, जल्दी से आंसर देना, जल्दी से आंसर देना, देखते हो कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो आंसर देना भाई, आंसर देना। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा कराई गई थी, किसने कराई थी, किसने कराई थी मेरे भाई, इफ्ला के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, इफ्ला के द्वारा कराई गई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैटलॉगिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा, इफ्ला के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, इफ्ला के द्वारा कराई गई थी। चलिए आगे बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन भाई, रुको 1 मिनट। हाँ चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इफ्ला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एसआर रंगनाथन के जन्म शताब्दी वर्ष के उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। ये कब आयोजित किया जाता है भाई, जल्दी से बताना। इफ्ला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर एसआर रंगनाथन के जन्म शताब्दी के उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। जन्म शताब्दी के उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ये कब से किया जाता है मेरे भाई, जल्दी से मुझे आंसर देना। कब से किया जाता है, 1992 से किया जाता है। कब से किया जाता है, 1992 से किया जाता है। इफ्ला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर एसआर रंगनाथन के जन्म शताब्दी के उत्सव के रूप में कराया जाता है। तो कब से कराया जाता है, 1992 से कराया जाता है। आगे बढ़ें, कब से कराया जाता है मेरे भाई, 1992 से कराया जाता है। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर पे खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी स्थित है। चलो भाई, खुदा बख्श ओरिएंटेड कहाँ है सर, क्या है, लखनऊ में है, रामपुर में है, आगरा में है, पटना में है। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी आपका कहाँ स्थित है, आप मुझे बताओगे थोड़ा सा। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी आपका कहाँ स्थित है, चलो आंसर देना भाई। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, कौन से जगह पे, कौन से स्टेट में स्थित है, बता दो जल्दी से। कौन सी जगह पे, अपने सर पटना में स्थित है। बिहार की लाइब्रेरी में पूछी जा सकती है सर, बिहार की है, पूछी जाएगी जरूर, इससे क्वेश्चन रहेगी। चलो कहाँ में है सर, पटना में है, यानी कि खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी कहाँ है, हमारे पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते। ये रहा RLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई। चलो मैं आंसर को घुस देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलो भाई जल्दी बता दो, RLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है। जल्दी बताना मेरे भाई, RLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी आंसर देना। देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो। RLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी आंसर देना। कहाँ, दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है। चलो बताओ जल्दी से, RLF का मुख्यालय कहाँ है सर, कलकत्ता में स्थित है। RLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़े। RRF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। ये रही सर आपकी अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो यूनिसिस्ट सेकंड पत्रिका संस्था है। यूनिसिस्ट सेकंड जो आता है क्या, यूनिसिस्ट SIST सेकंड, यूनिसिस्ट सेकंड जो पत्रिका आती है, किसके द्वारा किया जाता है इसका सर, कौन इसका संस्था करता है। चलो बता दो क्या है, यूनेस्को, यूनिएसओ, ठीक है, यूनिडू, FAO और UNO, किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। यूनिसिट किसके द्वारा, यूनिसिट सचन पत्रिका किसके द्वारा, यूनिएससीओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूनिएससीओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, यूनिएससीओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, यूनिएससीओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़े, चलो अशोक आनंद जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड। चलो आंसर देते हो भाई। चलो सर आंसर तो दिख रहा है सर, ठीक है, इस बार आंसर दिख रहा है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आएगी PDF ना, वो विदाउट आंसर वाला आएगा भाई। चलते हैं, इस बार प्रैक्टिस कर लो, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर याद हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक ऐसे आंसर क्या होगा, अनजादी बन जाए आंसर, अनजादी बनते 150, वो बार आंसर देने से क्या है, तुक्का मारने से क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट टाइम लाएंगे तो उसमें आंसर नहीं देंगे, क्या दिक्कत, उसके बाद 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत पुस्तकालय उपकर प्राप्त होता है। चलो भाई, क्या ये गलत है या सही है, बता देना। ये अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, जल्दी बताना। महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम के तहत पुस्तकालय उपकार प्राप्त हुआ। भाई महाराष्ट्र में पुस्तकालय अधिनियम लागू ही नहीं है, तो वो गलत है सर, फॉल्स है। यानी उपकार प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, नहीं होता है मेरे बालक, तो फॉल्स है। क्या होगा, फॉल्स है। ये ट्रू बता रहा था। महाराष्ट्र में जो पुस्तकालय अधिनियम है, वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ भाई ये नहीं दिया जाता है, यानी लाइब्रेरी केस नहीं दिया जाता है। चलिए, मैंने क्या किया, एक यूनिट को क्लियर कर लिया भाई, एक यूनिट को क्लियर कर लिया। अब क्या चलेंगे, अगला यूनिट पे चलेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और यदि आपका भाई हो बगल में जो कि इसका तैयारी कर रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, शेयर भी कर देंगे। इस प्रकार से बस सिर्फ आपको 1-2 बार वीडियो देख लेनी है, 1 से 2 बार वीडियो देख लो ना भाई, फिर याद हो जाएगी। स्पीड 2 की स्पीड में देख लेना, अभी 1 की स्पीड में देख लो, फिर क्या करनी है आपको बाद में 2 की स्पीड में देख लेनी है। आगे बढ़ें, चलो भाई। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने पिन कर दिया है भाई। तो क्या करना, आप क्या करना, उस पिन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। वहाँ से आपको बहुत सारा मैं पीडीएफ दूंगा, क्लास नोट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, चलो यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो यूनिट 2 का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो बताएंगे आंसर क्या होगा। ऑपरेशन रिसर्च डैश के लिए एक उपकरण है। ऑपरेशन रिसर्च आखिर किसके लिए एक उपकरण है, मुझे बता दो भाई जल्दी से। ऑपरेशन रिसर्च किसके लिए एक उपकरण है, जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बता दो। ऑपरेशन रिसर्च किसके लिए एक उपकरण है, किसके लिए मेरे भाई, किसके लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए उपकरण है। ऑपरेशन रिसर्च एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए क्या है, उपकरण है, साधन है। आगे बढ़ें, चलो। ऑपरेशन रिसर्च क्या है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए क्या उपकरण है, साधन है। चल, केराडेक्स का प्रयोग किया जाता है भाई। केराडेक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है, बता दो जल्दी से। चलो, केराडेक्स का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, आंसर देना भाई। बुक नेम। चलो भाई, बुक नेम, ये पीडीएफ मैंने बनाया भाई, बुक नेम से नहीं है, मैंने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अभी तक पीछे किया गया है, ठीक है। यदि आपको रुक्मणी का चाहिए तो मैंने उसका वीडियो बनाया, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके प्रैक्टिस सेट 6 तक हो गया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट 6 तक क्लियर कर सकते हो। और ये क्या है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, राजस्थान हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, सारे क्वेश्चन को मैंने एक जगह लाया सर। 500 क्वेश्चन है, तो आप इसको देखेंगे वीडियो तो आपको 500 क्वेश्चन से यहाँ से आपको बहुत सारे क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर आगे एग्जाम में आपके बिहार लाइब्रेरी में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए, केराडॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है भाई, पीरियोडिकल्स का रजिस्ट्रेशन में किया जाता है। पीरियोडिकल्स का रजिस्ट्रेशन करने में किसका, केराडॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो पीरियोडिकल्स का रजिस्ट्रेशन करने में केराडॉक्स का टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए। ओके सर, टेलीग्राम का मैं आज तो मैंने नहीं डाल पाया, मैं डाल दूंगा, ठीक है। अभी मुझे फ़ोन से नहीं कर रहा हूँ ना, तो काटना पड़ेगा, इसलिए अभी मैंने नहीं कर सकता। आप ग्रुप हो जाना, मैं उसमें कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाना, मैं उसमें टेलीग्राम का लिंक कर दूंगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, सब मिलके क्या करेंगे, लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे, लेकिन आ जाना, ठीक है। ठीक है, यदि आपको ज्वाइन करना हो, ये टेस्ट भी देनी हो इन प्रैक्टिस सेट, तो आप टेलीग्राम से, तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ से मैं उसमें लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। चलो, केराडॉक्स का प्रयोग किया जाता है सर पीरियोडिकल्स का रिसर्च करने में, किसका किया जाता है, हाँ जी मिलेगा। आप मेरे देखिए ये ग्रुप का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप का पिन ऊपर में कर दिया है, कमेंट सेक्शन के जस्ट ऊपर में। आप वहाँ क्या करो, उसके व्हाट्सअप में ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो आपको क्या होगा, उसका मिल जाएगा आपको, वहाँ से आपको पीडीएफ मैं दे दूँगा, ठीक है। केराडेक्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है कहाँ पे सर, केराडॉक्स में। केराडॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे वाले, पीरियोडिकल्स के रजिस्ट्रेशन करने में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन, पीपीबीएस का संबंध किससे है भाई। चलो, पीपीबीएस का कोई मुझे फुल फॉर्म भी बता दो, और पीपीबीएस का संबंध किससे, ये मुझे बताओ भाई, जल्दी से आंसर देना भाई। पीपीबीएस का संबंध किससे, ये बताओ। बजट से है, बुक सिलेक्शन से है, कार्मिक रिकॉर्ड से है, आंकड़ों का रख रखाव से है। भाई पीपीबीएस का किससे संबंध है, मुझे बता दो भाई। पीपीबीएस का संबंध है भाई बजटिंग से है। अच्छा, पीपीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी से। प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम होता है पीपीबीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये आपका यानी बजटिंग ये पीपीबीएस किससे संबंधित है, बजटिंग। देखो, इतना नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर, देखो यूजीसी जुलाई यानी कि 04 में पूछा गया है सर, ठीक है। चलो, क्या है, हाँ, एक सेवा की गतिविधि के लिए लागत के लिए संबंधित प्रदर्शन माप है। देखो, एक सेवा की गतिविधि के लिए लागत के संबंध में प्रदर्शित माप क्या है, मुझे बता दो भाई। प्रदर्शित आखिर माप क्या होता है, जल्दी आंसर देना, क्या होगा, जल्दी होगा, क्या होगा। कॉस्ट क्या है, इनफेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट क्या है, इनफेक्टिव होता है। एक सेवा की गतिविधि के लिए के लागत से संबंधित प्रदर्शित की माप होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आगे बढ़ें, क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है।
एक सेवा की गतिविधि से लागत के लिए क्या होती है, प्रदर्शित माप क्या होती है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का बात करते भाई। चलो किसने प्रबंध के 14 सिद्धांत की पहचान की थी? किसने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे या पहचान किए थे भाई? किसने दिए थे? इमियो ने दिए थे, हेनरी फ्यूल ने दिए थे, FW टेलर ने दिए थे, RR गुल्लेरी ने दिए थे। जल्दी बता दो भाई, 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे? लाइब्रेरी साइंस के 14 प्रिंसिपल किसने, सिद्धांत किसने दिए हैं भाई? बता दो। हेनरी फ्यूल ने लाइब्रेरी साइंस के कितने दिए हैं? 14 प्रिंसिपल दिए हैं। 14 यानी सूत्र दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए, 14 क्या दिए? सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें भाई। इस प्रकार से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कितने सेट करने वाले हैं सर? 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे, इसी प्रकार से देखते रहेंगे। चलिए क्या है चलो भाई, ये कहाँ आ गया? एक मिनट रुक जा। हाँ, किसने किया था मेरे भाई? किसने किया था? हेनरी फ्यूल ने किया था। किसने किया था? हेनरी फ्यूल ने किया था। चलो, किसने पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों के सिद्धांत को वर्गीकृत किया था? किसने पुस्तकालय संबंध के प्रबंधन से संबंधित, पुस्तकालय के प्रबंधन से को संबंध में क्या क्या प्रबंधन के सिद्धांतों को वर्गीकृत किया था? क्या क्वेश्चन समझना, किसने पुस्तकालय प्रबंधन के संबंध में प्रबंधों के सिद्धांतों को वर्गीकृत आखिर किसने किया था मेरे भाई? किसने किया था? ईजी क्या हुआ? इनवांस से किया था। किसने किया था? इवनाइस ने किया था। किसने किया था? ईजी इवनाइस ने किया था। किसने किया था? ईजी इवनाइस ने किया था। आगे बढ़े मेरे भाई आगे बढ़े। बताओ जल्दी से आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से भाई सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना सर। ओके, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, हाँ, फिनोमिनेशन का संबंध किससे? बता दो जल्दी से। फिनोमिनेशन का संबंध किससे? जल्दी बताना भाई, जल्दी से। फिनोमिनेशन का संबंध किससे है? किससे मेरे भाई? किससे है? जल्दी से। क्या है? प्रोजेक्शन परीक्षण से है। किससे? प्रिजर्वेशन परीक्षण से है। किसका संबंध है? फिनोमिनेशन का। प्रिजर्वेशन संबंध किससे है? फिनोमिनेशन का। आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? पीईआरटी विधि डैश के लिए उपयोगी है। पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी है मुझे आप बता दो। पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी है? जल्दी बताना भाई, जल्दी से। पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी है? जल्दी बताना। पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी है? सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोगी होता है। पीईआरटी विधि सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ें। पीईआरटी विधि सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते मेरे भाई। चलो, पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी है? सिस्टम एनालिसिस। सर आंसर को कवर कर दीजिए, आंसर को कवर कर दूँ। आज भर कर लो ना, नेक्स्ट टाइम जब करूँगा ना तो नम्रता जी तो हो जाएगी, टेंशन ना लो। आज भर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ऐसे तुक्का मारने से क्या होगा, एक बार पढ़ ले तो उसके बाद फिर जब नेक्स्ट टाइम इसका मैं लाऊंगा तो उसमें आपको आंसर देखने की अनुमति नहीं होगी, आपको आंसर नहीं मिलेगी, ठीक है? ओके, चलो, हाँ चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या पीईआरटी विधि डैश के लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी होता है भाई? सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोगी होता है। पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी होता है? सिस्टम एनालिसिस। भाई आंसर तो बता दे आंसर। अच्छा कोई बात नहीं भाई, चलो हो जाती है। चलो क्या है? पीईआरटी विधि किसके लिए उपयोगी होता है भाई? सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोगी होता है। चलिए, प्रबंधन के सिद्धांतों में से किसने कहा कि प्रेरणा की आवश्यकता एक पदानुक्रम से संबंधित है? चलो भाई देखो, प्रबंधन के सिद्धांतकारों में से बहुत सारे प्रबंधन के सिद्धांतकार हैं, उसमें से किसने प्रेरणा की आवश्यकता, क्या प्रेरणा की आवश्यकता एक पदानुक्रम से संबंधित है? ये बात किसने कहा था मेरे भाई? किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। चलिए आगे बढ़े। किसने कहा था? मैस्लो ने किया था। यदि आपको नम्रता जिसकी आपकी यदि इसकी PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके ऊपर में दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करना, उसमें ऐड हो जाना, मैं वहाँ से आपको इसका ये PDF सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो ये रहा सर, आगे चलते हैं।
चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं क्या है भाई। हाँ, सिस्टम विश्लेषण का संबंध किससे है भाई? सिस्टम विश्लेषण का संबंध है, सिस्टम विश्लेषण के संबंध में सही कथन कौन सा है? सिस्टम विश्लेषण के संबंध में सही कथन कौन सा है भाई? यह काम के प्रवाह का वर्णन करता है। सिस्टम विश्लेषण के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह क्या करता है? काम के प्रवाह का वर्णन करता है। सिस्टम विश्लेषण क्या करता है? हमारे काम के जो प्रवाह है उसका वर्णन करता है। आगे बढ़ें, चलो भाई, ये रहा सर। हाँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलो हाँ, PERT और CPM गुणवत्ता परिवर्तन में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण है। ठीक है, PERT और CPM गुणवत्ता परिवर्तन में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? बता दो, जल्दी से बताना। PERT और CPM गुणवत्ता परिवर्तन में सुधार के लिए उपकरण है। कौन सा उपकरण है भाई? क्या है? क्या ऑपरेशनल, क्या है? ऑपरेशन के लिए है। क्या ये सब उपकरण किस लिए किया जाता है? ऑपरेशन के लिए किया जाता है। PERT और क्या है? CPM गुणवत्ता परिवर्तन में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण क्या है सर? ऑपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाए। बजटिंग के लिए नहीं होता भाई, मॉडल मैनेजमेंट के लिए नहीं होता है, रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? ऑपरेशन के लिए किया जाता है। चलो भाई, निकिता चौधरी जी, हेलो सर, कैसे हैं? मस्त हैं। थियोरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई निम्न द्वारा सूत्रबद्ध किया गया। थियोरी ऑफ एक्स एंड थियोरी ऑफ वाई किसके द्वारा दिया गया? जल्दी बता दो भाई। थियोरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से बताना, आंसर देखते हैं कौन बता रहे हो। थियोरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई दिया गया था डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। थियोरी ऑफ एक्स एंड थियोरी ऑफ वाई किसके द्वारा दिया गया था? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। क्या सर? थियोरी ऑफ एक्स एंड थियोरी ऑफ वाई किसके द्वारा दिया गया था? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ें, चलो भाई। थियोरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई किसके द्वारा दिया गया था? डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। नंबर ए फॉर एप्पल आंसर होगा। चलिए भाई, चलो ये रहा आपका अगला आंसर क्या है? अधिकारों का प्रत्यायोजन क्या है? अधिकारों का प्रत्यायोजन के कौन कौन से घटक हैं? अधिकारों का प्रत्यायोजन से कौन कौन सा घटक है? इसका घटक कौन कौन सा होता है भाई? जल्दी बताना। अधिकारों का प्रत्यायोजन से के कौन कौन से घटक है सर? इसका आंसर क्या दिया है? सी दिया है। 1 3 4 क्या होगा? सत्ता होता है, उत्तरदायित्व होता है, और क्या होता है? जवाबदारी, नेतृत्व नहीं होता है मेरे भाई। यानी अधिकारों का प्रत्यायोजन के घटक कौन कौन से हैं? सत्ता हैं, उत्तरदायित्व हैं, और क्या है? जवाबदेही है। सत्ता है, उत्तरदायित्व है, और क्या है? जवाबदेही है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभिप्रेरण से संबंधित है भाई। क्या है? अभिप्रेरण किससे संबंधित है? अभिप्रेरण किससे संबंधित होता है भाई? चलो बता दो। सी नंबर क्या है? 2 और 4 सही, यानी कि 2 और 4 क्या है? मैस्लो का सिद्धांत क्या अभिप्रेरण से है? और 4 मेगलस क्या है? मैकग्रेगर ग्रेगर ने क्या दिया था? एक्स का सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत क्या दिया था? वाई का दिया था। अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन किससे संबंधित है? मैक्सलो का सिद्धांत मोटिवेशन से संबंधित है, और क्या सर? ये मैकग्रेगर सिद्धांत एक्स और वाई किससे भी संबंधित है? ये दोनों किससे हैं? मोटिवेशन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है भाई? जल्दी बताना। एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? जल्दी बताना, यानी छोटा रूप क्या होता है? एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? छोटा रूप क्या होता है भाई? जल्दी बताना क्या होता है? एसलीव होता है। एसलीव होता है। एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का छोटा रूप क्या होता है? एसलीव होता है। एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का क्या होता है? छोटा रूप क्या होता है? एसलीव होता है। आगे बढ़ें। एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का क्या छोटा रूप क्या होता है? एसलीव होता है। आगे बढ़ें, चलो संक्षिप्त रूप क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष के बजट के विचार पर पिछले वर्ष के बजट पर किए बिना बनाए गए पुस्तकालय बजट को क्या कहते हैं? पिछले वर्ष के क्या दिया? पिछले वर्ष के बजट पर विचार किए बिना बनाए गए पुस्तकालय बजट को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर देना भाई, क्या कहते हैं? एसोसिएशन फॉर मैनेजमेंट का क्या छोटा रूप क्या होता है? एसलीव।
क्या होता है जल्दी, क्या शून्य क्या बजट होगा, क्या होगा, शून्य आधारित बजट होगा, परफॉर्मेंस बजट होगा, लाइफ टाइम अधिकारी बजट होगा, लमसम बजट होगा। जल्दी आंसर देना भाई, क्या होगा, शून्य आधारित बजट होगा। पिछले वर्ष के बजट पे बिना ध्यान दिए जो नया बजट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, शून्य आधारित बजट कहते हैं। क्या शून्य क्या बजट होगा, क्या होगा शून्य वॉइस अच्छी है होगा, परफॉर्मेंस बजट होगा। चलो आगे बढ़े, हेलो सर, चलो आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, शून्य बजट बोलते हैं। शून्य पर आधारित बजट प्रणाली निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भाई चलो, शून्य पर आधारित जो बजट होता है इनमें से किसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत की जाती है, जल्दी बताना। शून्य पर आधारित जो बजट होता है इनमें से किसके द्वारा यानी कि क्या किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। आंसर देना भाई, शून्य पर आधारित बजट को इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, आंसर देना। वॉइस अच्छी है, आगे चलते हैं। ये आंसर देना सर, क्या होगा, क्या पीटर फायर। क्या शून्य पर आधारित बजट प्रणाली के निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्या पीटर फायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। शून्य पर जो आधारित बजट है इसको किसके द्वारा, पीटर फायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, पीटर फायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे चलते हैं भाई। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में पुस्तकालय बजट बनाने में किस कारक यानी फैक्टर का अध्ययन नहीं किया जाता है। पुस्तकालय बजट बनाने में किस फैक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है मेरे बालक, पुस्तकालय कर्मचारियों की आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगर पुस्तकालय कर्मचारियों की आयु कितनी है इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्या संगठन का आकार रखा जाता है, सर संगठन का आकार कितना रखना है, पाठकों का प्रकार किस प्रकार का यहाँ पाठक आने चाहिए ये भी रखना, ये रखा जाता है, संग्रह रखा जाता है। लेकिन क्या किया जाता है, निम्नलिखित में पुस्तकालय बजट बनाने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों का यानी स्टाफ की आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आगे बढ़ें, आयु को उसके ध्यान में नहीं रखा जाता है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन भाई क्या है, निम्नलिखित में से क्या स्पैन ऑफ क्या कंट्रोल को निर्देशित करता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कौन निर्देशित करता है, जल्दी मुझे बताना भाई। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कौन निर्देशित करता है, आप मुझे आंसर देना। देखते हैं कौन कौन बता सकते हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कौन निर्देशित करता है भाई, कौन करता है, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या पर पर्यवेक्षण करना। कौन करता है, निर्देशित करता है, अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को पर्यवेक्षण करना क्या करता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल करता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को पर्यवेक्षण करना अधीनस्थ कर्मचारियों की पर्यवेक्षण करता है। आगे बढ़े। चलो आगे ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन, प्रदत्त कोड के आधार पे क्या है भाई, प्रदत्त कोड के आधार पर निम्नलिखित प्रबंधन परिणामों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है भाई, प्रदत्त कोड के आधार पे, प्रदत्त एक कोड है उसके आधार पे प्रबंधन परिणताओं यानी जिसने प्रबंधन दिया, ठीक है, उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या आया था, पीटर ड्रक आया था भाई, ठीक है। उसके बाद आया सर कौन आया, 1 नंबर में ये होगा, उसके बाद 2 नंबर में ये सही है, हेनरी लाफ आया, 3 नंबर में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 नंबर में ये आएगा। चलिए पहले कौन आया, पीटर ड्रक आया, उसे हेनरी गेंट आया, उसके बाद जुनरा आया, उसके बाद क्या इसिकवा आया। उसके बाद देखो पीटर ड्रक आया, हेनरी गेंट आया, क्या जुनरान आया, और क्या आया, इसिकावा आया। कौन आया, इसिकवा आया। आगे बढ़ें। चलो भाई ये आपका अगला क्वेश्चन, यूनियन इज स्ट्रेंथ का प्रबंधन यूनियन इज स्ट्रेंथ का प्रबंधन का समर्थन किया गया। यूनियन इज स्ट्रेंथ का प्रबंधन का समर्थन किया गया हेनरी फ्यूल के द्वारा। यूनियन ला प्रबंधन का स्ट्रेंथ का समर्थन किया गया, किसके द्वारा, हेनरी ला फ्यूल के द्वारा किया गया। यूनियन इज स्ट्रेंथ का प्रबंधन किसके द्वारा, हेनरी फ्यूल के द्वारा किया गया। किस समिति के सिफारिश पर विश्वविद्यालय का बजट 6.5% से आवंटित किया गया। किस समिति के आधारित पर भाई, राधा कृष्ण समिति के आधारित पे विश्वविद्यालय का बजट कितना 6.5 आवंटित किया गया। किस समिति के आधारित पर, विश्वविद्यालय समिति के आधारित पर क्या 6.5 से इसे क्या किया गया,
आवंटित किया गया। चलिए आगे बढ़ें। या आपने क्या लाइक, जिसने अभी तक नहीं करोगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक बार शेयर भी कर देना। यदि ये वाली आपको PDF चाहिए तो क्या करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन जस्ट नीचे में पिन किया हुआ है, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। बहुत सारा में उससे आपको कंटेंट वहाँ को मिल जाए। मानव विकास प्रबंधन HRMD किससे संबंधित है? मानव विकास प्रबंधन किससे संबंधित है? मैन पावर प्लानिंग से संबंधित है। मानव विकास प्रबंधन किससे संबंधित है मेरे भाई? मैन पावर प्लानिंग से संबंधित है। मानव विकास प्रबंधन किससे संबंधित है? मैन पावर प्लानिंग से संबंधित है। आगे बढ़े। मानव विकास प्रबंधन किससे है? मैन पावर प्लानिंग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हार्वर्ड की 2 फैक्टर थ्योरी निम्न में से संबंधित है। हार्वर्ड ने क्या दिया, याद रखना, हार्वर्ड की 2 फैक्टर थ्योरी, यानी पूछ दे 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। फैक्टर निम्न किससे संबंधित है? 2 फैक्टर थ्योरी आखिर किससे संबंधित है मेरे भाई? अभिप्रेरण से संबंधित है। 2 फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? अभिप्रेरण से संबंधित है। 2 फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? अभिप्रेरण से संबंधित है। आप लोगों ने यदि भी सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलो 2 फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? अभिप्रेरण से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते भाई। हाँ, पोस्ट कॉर्प क्या है भाई? पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? जल्दी बता दो भाई, पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? एक मिनट। हाँ, पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? जल्दी बताना। पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? किसने किया था मेरे भाई? गुल्लेरिक एंड उर्विक ने किया था। गुल्लेरिक और उर्विक ने क्या किया था? पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किया था। पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? गुल्लेरिक और किसने? उर्विक ने मिलकर किया था। पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण किसने किया था? गुल्लेरिक और उर्विक ने मिलकर किया था। पीटर फायर ने डैश पद्धति को विकसित किया। पीटर फायर ने किसको किया था? जीरो बेस्ड बजट को विकसित किया था। पीटर फायर ने किस पद्धति को विकसित किया था? जीरो बेस्ड बजट को विकसित किया था। पीटर फायर ने जीरो वेस्ट बजट को क्या किया था? विकसित किया था। पीटर फायर ने क्या किया था? जीरो वेस्ट बजट को विकसित किया था। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो 1 मिनट। चलो, मेल्स-लोस का सिद्धांत। मेल्स-लोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मेल्स-लोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मुझे आप बताओ भाई, मेल्स-लोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। मेल्स-लोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। मेल्स-लोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। मेल्स-लोस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन से संबंधित है। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बना है। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट किससे बना है भाई? टेलर ने बनाया था। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डैश से बना था। किससे? टेलर से बना था। टेलर से बना था। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट किससे बना था? टेलर से बना था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय चयन का मुख्य उद्देश्य। पुस्तकालय चयन का मुख्य उद्देश्य उचित पाठक को उचित पुस्तक सही समय पर उपलब्ध कराना तथा सही कथन है। कौन सा कथन सही है? पुस्तकालय चयन का मुख्य क्या उद्देश्य क्या होता है? पाठक को उचित पुस्तक सही समय पर उपलब्ध कराना। ये आखिर बात किसने कहा था मेरे भाई? किसने कहा था? H.E. बिट्स ने कहा था। किसने कहा था? H.E. बिट्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था? H.E. बिट्स के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रबंधन को कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ये जो प्रबंधन दिया हुआ है इसको काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है भाई। जल्दी बताना, पहला क्या आएगा? चलो, सबसे पहले कौन आया था बताओ जल्दी से, कौन आया था भाई? ये आया था। डेट के अनुसार से 1927 में आया था। ह्यूमन रिलायंस आएगा, क्या आएगा? ह्यूमन रिलायंस ने क्या दिया? 1927 का आया था। ठीक है, प्रबंधन दिया था। ह्यूमन रिलायंस का प्रबंधन कब? 1927 में आया। ठीक है, उसके बाद आया साइंटिफिक फीडर का सिद्धांत। देखो ये भी आया। देखो 1970 कब आया था? 1927 में आया था। साइंटिफिक फीडर का सिद्धांत 1880 से 1927। ठीक है, और क्या सर 3 नंबर में क्या दिया है? ए भाई रुक जा, सॉरी। हाँ, ये देखो पहले क्या होगा? पहले 4 नंबर होगा, यानी कि ये वाला आएगा क्या? प्री साइंटिफिक पीरियड 1880 में आया था। प्री साइंटिफिक पीरियड कब आया था? 1980 में आया था। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्या आएगा? ये आएगा। डेट के हिसाब से लग रहा है। साइंटिफिक पीरियड कब आया था?
1980 से 1927 चला था, ठीक है। 3 नंबर आएगा तब 1927 से 1950 में क्या है, ह्यूमन रिलेशन चला था। ह्यूमन रिलेशन कब आया था, 1927 से 1950 तक, 3 नंबर। उसके बाद एक आया था सर सिंथेसिस पीरियड कब आया था, 1950 से 2007 से। सिंथेसिस पीरियड कब आया था, 1950 से 2002 तक। चलिए आगे बढ़ें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। चलो ये देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, क्या है, मेस्लो नीड एनालिसिस का प्रयोग कर्मचारी के मोटिवेशन को समझाने के लिए किया जाता है। नहीं भाई, नहीं किया जाता, कर्मचारी के मोटिवेशन को समझाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला इसका आंसर क्या होगा भाई, किसी नंबर होगा, मुद्रा सर्वाधिक शक्तिशाली मोटिवेशन एजेंट है। मुद्रा यानी कि पैसा क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली क्या है, मोटिवेशन क्या है, एजेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई अगला चलते हैं। 3 कार्ड प्रणाली, 3 कार्ड प्रणाली का डिजाइन किया था। 3 कार्ड प्रणाली जो आया था, इसका डिजाइन किसने किया था मुझे बता दो जल्दी से। 3 कार्ड प्रणाली का डिजाइन किसने किया था, एस.आर. रंगनाथन ने किया था। 3 कार्ड प्रणाली का डिजाइन किसने किया था, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। 3 कार्ड प्रणाली का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़े। चलो ये रहा, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। इसका सिद्धांत किसने दिया था, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट किसने दिया था भाई, किसने दिया था, मेलवेल डीवी ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, मेलवेल डीवी ने दिया था। यानी द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लार्जेस्ट कॉस्ट किसने दिया था, मेलवेल डीवी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, मेलवेल डीवी के द्वारा दिया गया था। आगे चलें, आगे चलते भाई। चलो टी क्यूब की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, टी क्यूब की अवधारणा किसने डिजाइन किया था या किसके द्वारा दी गई थी भाई, किसके द्वारा था, डेमिंग एवं जूनार के द्वारा। डेमिंग एवं जूनार के द्वारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया गया था, TQM किसके द्वारा दी गई थी, डेमिंग एवं जूनार के द्वारा दिया गया था। TQM किसके द्वारा दिया गया था, डेमिंग एवं जूनार के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या ये रहा, लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है। लागत लाभ विश्लेषण का मतलब क्या होता है, मूल आधारित कार्य निर्वाह मूल्यांकन करना। लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है, मूल आधारित कार्य निर्वाहन मूल्यांकन करना। लागत क्या होता है, मूल आधारित कार्य निर्वाहन का मूल्यांकन करना क्या होता है, क्या लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है, मूल आधारित कार्य निर्वाहन विश्लेषण करना क्या होता है, मूल लागत लाभ विश्लेषण होता है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, क्या है, अभिप्रेरण से संबंधित है। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किससे संबंधित है, अभिप्रेरण से संबंधित है। चलिए भाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किससे संबंधित है, अभिप्रेरण से संबंधित है। कथन 1, पुस्तक चयन करने में सिर्फ मांग की ही संचालन करता है। ये रहा कथन 1। पढ़ना, पुस्तक चयन करने में यानी पुस्तक ढूंढने में सिर्फ मांग ही संचालन करता है। दूसरा कथन क्या आता है, पुस्तकालयों में पुस्तक संचालन के लिए निर्माण की उपयोगिता अपेक्षा से परिचालित करता है। तो इसका क्या होगा, दोनों सत्य है भाई, दोनों सत्य। क्या होगा, पुस्तकालयों में पुस्तक संचालन के निर्माण को उपयोगिता की अपेक्षाएं प्रचालित करता है। क्या करता है, प्रचालित करता है। आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है भाई, देखो कथन 1 दिया है, अनमलीकरण लेखों को किसी भी माध्यम से सुरक्षित रखने का मापन है। देखो क्वेश्चन अलग हिसाब से आ सकती है, थोड़ा समझ के पढ़ना। अनमलीकरण प्रलेखों को किसी भी माध्यम से सुरक्षित रखना मापन है। दूसरा क्या स्टेटमेंट भाई, और भाई चलो डायरेक्ट इसने दे दिया है, कुछ नहीं दिया। क्या है भाई, देख लो क्या है, अनमलीकरण प्रलेखों को किसी भी माध्यम से सुरक्षित करने का मापन है। अनमलीकरण क्या है, प्रलेखों को किसी भी माध्यम से बचाए रखने का क्या है, क्या है, प्रलेखन है। चलो आगे बढ़ना। देखो भाई हम लोग आ गए सर तीसरा यूनिट पे आ गए हैं, तीसरा यूनिट अध्याय 3 पे आ गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुका है। अब कहाँ आ गए, तीसरा यूनिट पे आ गए, पुस्तकालय वर्गीकरण पे आ गए। यदि आपने क्या लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और सर क्या करेंगे, शेयर भी कर देंगे और क्या करेंगे,
शेयर भी कर देंगे। आप यदि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको सारी क्वेश्चन याद हो जाएगी, आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा ये सारी क्वेश्चन, तो आप लोग देख लेंगे। इसी प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं जो आज लाया हुआ हूँ टोटल प्रीवियस ईयर PYQ है भाई, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक मिनट रुक जा थोड़ी सी। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई रुक जा, ये रहा आपका अगला यूनिट। अगला यूनिट का आंसर दोगे भाई यदि आपको, एक मिनट हो गया और थोड़ी सी एक बात मैंने नहीं बताया, यदि आपको इसकी PDF चाहिए, क्या भाई PDF, आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके कमेंट सेक्शन के नीचे में दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। आप उस ग्रुप को, लिंक को क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ मैं क्या करूँगा, आपको ये वाली PDF पूरी सेंड कर दूँगा, भेज दूँगा, जिससे क्या करोगे आप देख लोगे, आपकी पढ़ लोगे 1-2 बार जरूर। ठीक है, मैं पढ़ कर दूँगा, लेकिन आप लोग क्या करना है, इसको इस वीडियो के 102 बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, ऑस्मोसिस का सिद्धांत। भाई देखो, ऑस्मोसिस का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था भाई, जल्दी बताना। ऑस्मोसिस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, जल्दी बताना। थोड़ा सा आप देख लोगे, पढ़ लोगे 1-2 बार जरूर। ठीक है, मैं पढ़ करूँ, लेकिन आप चलो बताओ ऑस्मोसिस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, आंसर देना मेरे भाई। ऑस्मोसिस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किया जल्दी बताओ। ऑस्मोसिस का सिद्धांत को प्रस्तुत किया किसने किया था भाई, SR रंगनाथन ने दिया था। ऑस्मोसिस का सिद्धांत किसने दिया था, SR रंगनाथन ने दिया था। चलो पानी पी लो तब तक। अगला क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, चलो बताओ भाई। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया था, आंसर देना। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया था, आंसर देना। कब आया था, 1933 में। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण 1933 में आया था। पहला संस्करण कब आया था, 1933 में आया था। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया था, 1933 में आया था। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया था, 1933 में आया था। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डीडीसी में कौन सी टेबल में क्या है, रेटिकल एनालिटिकल नेशनल ग्राफ को दिखाया जाता है, रेशियल चलिए ठीक, ओके नीरज जी आ गए हैं। चलो नेशनल ग्राफ, ये तीनों चीज़ को दिखाया जाता है कौन से टेबल में मेरे भाई, टेबल 5 में। इथेनिक्स नेशनल ग्रुप्स को दिखाया जाता है, किस में दिखाया जाता है, टेबल 5 में दिखाया जाता है मेरे भाई, टेबल 5 में दिखाया जाता है। यदि आप लोग को इसकी PDF चाहिए तो क्या करना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, आपके कमेंट सेक्शन जस्ट ऊपर में नीचे दिया हुआ है। एम्प्टी डिजिट की अवधारणा की सुविधा दी गई थी, भाई जल्दी बता दो। एम्प्टी डिजिट की अवधारणा की सुविधा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी बताना। क्या किसके द्वारा, इंटरपोलेशन इन रे के द्वारा, एरे के द्वारा दिया गया था। इंटरपोलेशन इन चैन के द्वारा दिया गया था। इंटरपोलेशन इन एरे के द्वारा दिया गया था। एक्साट्रोपेशन एरे के द्वारा दिया गया था। इंटरपोलेशन इन चैन के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था भाई, एक्साट्रोपोलेशन इन एरे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एक्साट्रोपोलेशन इन एरे के द्वारा दिया गया था। चलो आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला अगला क्वेश्चन क्या है, क्लास नंबर क्या है 0111, 2J64 51 में अंक J64 किस प्रतिनिधित्व करता है, किससे प्रतिनिधित्व करता है भाई, क्या पर्सनालिटी को करता है, मैटर को करता है, एजेंटी को करता क्या एनर्जी को करता है, टाइम को करता है, जल्दी बताना सर। ये J64 आगे करता किसको है, जल्दी बता दो भाई, किसको करता है मेरे भाई, टाइम को करता है। किसको करता है, टाइम को करता है। क्लास नंबर ये J64 किसको करता है, टाइम को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने टेबल हैं, डीडीसी के 19वें संस्करण में
कितने टेबल हैं ये मुझे बता दो भाई, जल्दी से बता देना। डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने टेबल हैं मुझे बता दो, जल्दी से आंसर देना। डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने टेबल हैं, आंसर देना। ये वाला थोड़ा सा रुको दो, आंसर देना भाई, जल्दी से आंसर देना, देखते हैं। आंसर देना भाई, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो इसका, जल्दी से। डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने क्या है टेबल हैं, बताओ जल्दी से कितने टेबल हैं भाई, जल्दी से कितने टेबल हैं। टेबल कितने हैं भाई, 7 हैं। टेबल कितने हैं, 7 हैं। टेबल कितने हैं, 7 हैं। और अच्छा वॉल्यूम पूछ दे तो कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा जल्दी बताना, वॉल्यूम कितना होगा ये मुझे बता दो जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम कितना भाई, 3 है। डीडी 7वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है, कौन से 19वें संस्करण में 3 वॉल्यूम है, और कितने हैं टेबल कितने हैं, 7 हैं। आगे बढ़ें, 3 वॉल्यूम है और टेबल कितने हैं, 7 हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है फ्यूज़न, क्या है फ्यूज़न, क्या है जल्दी आंसर देना भाई। फ्यूज़न क्या है जल्दी बताना, फ्यूज़न आखिर है क्या, जल्दी बताना। फ्यूज़न क्या है जल्दी बताना, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। फ्यूज़न का अर्थ क्या होता है, फ्यूज़न का अर्थ होता है एक मोड ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, एक मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। चलिए भाई चलो, वर्गीकरण पद्धति में क्या स्पेशल लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल लाइब्रेरीज का सब क्या प्रतिनिधित्व करता है, इन सब का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अचयन, एरे चयन करता है। क्या सर, अचयन करता है। कौन करता है, अचयन करता है। आगे बढ़ें। वर्गीकरण पद्धति में स्पेशल लाइब्रेरी क्या है, मेडिकल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरी समूह का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अचयन करता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। BSO1 है। BSO1 क्या है भाई, BSO1 क्या है सर, एक वर्गीकरण पद्धति है। BSO क्या है भाई, जल्दी बताना, एक क्या है, वर्गीकरण पद्धति है। BSO1 क्या है भाई, वर्गीकरण पद्धति है। BSO1 क्या है भाई, वर्गीकरण पद्धति है। आगे बढ़ें, चलो BSO1 क्या है भाई, वर्गीकरण पद्धति है। यदि आपको ग्रुप में ऐड होना है तो लिंक होना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, नीचे आपके कमेंट सेक्शन के नीचे दिया हुआ है, इसका ग्रुप का पिन कर दिया गया, ठीक है। ओके, ये रहा आपका अगला आंसर। क्या है भाई, हाँ प्लीज़, फेज रिलेशन को दर्शाता है। फेज रिलेशन को दर्शाता है भाई, किसको दर्शाता है भाई, जल्दी बता देना। फेज रिलेशन किसको दर्शाता है मुझे बता दो जल्दी से। फेज रिलेशन किसको दर्शाता है भाई, जल्दी बताना। फेज रिलेशन सबको दर्शाता है, विषय स्तर को भी दर्शाता है। फेज रिलेशन किसको दर्शाता है, विषय स्तर को, पक्ष स्तर को, श्रेणी स्तर को। प्रयोग सही। फेज रिलेशन किसको दर्शाता है, विषय स्तर को, पक्ष स्तर को, सब चीज़ को कौन दर्शाता है, फेज रिलेशन दर्शाता है। आगे बढ़े भैया, चलो आगे चलें, आगे बढ़ें। चलो भाई आगे चलते हैं। चलिए, विषय स्टैटिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस। विषय स्टैटिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस क्या है सर, बता दो। विषय स्टैटिकल मेथड्स फॉर द सोशल साइंसेस क्या है भाई, बता दो। कि उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है भाई, क्या किसका है, शीतल समूह यानी लॉस असेंबल का उदाहरण है। किसका है भाई, शीतल समूह किसका है, लॉस असेंबल का उदाहरण है। यदि इसकी आपको PDF चाहिए तो क्या करेंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, इसका PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। चलो, कोलन क्लासिफिकेशन के CC के संस्करण में पहली बार फंडामेंटल कैटेगरीज को प्रस्तुत किया गया था। कौन से संस्करण में फंडामेंटल कैटेगरीज को प्रस्तुत किया गया था भाई, जल्दी बताना। कोलन क्लासिफिकेशन CC के किस संस्करण में पहली बार फंडामेंटल कैटेगरीज को प्रस्तुत किया गया था भाई, किसको किया गया था, 5वां संस्करण में। फंडामेंटल कैटेगरीज को 5वां संस्करण में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, यानी कि लाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ें। आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन के जस्ट नीचे दिया हुआ है, आप उसमें ऐड हो जाना, मिल जाएगी, ठीक है। चलो, PMEST के अंतर्गत, PMEST का अंतर्गत किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है भाई, PM मेन क्लास के अंतर्गत PMEST का प्रयोग किया जाता है। PMEST का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। PMEST का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। PMEST का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो।
डायकोटोमी का अर्थ क्या है भाई? चलो भाई, इसका अर्थ क्या होता है भाई? डायकोटोमी का अर्थ क्या है, जल्दी बताना भाई। डायकोटोमी का अर्थ क्या है भाई, जल्दी बताना क्या होगा सर? दो से है। डाई मतलब भी दो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? दो से है। आगे बढ़े। यूडीसी के संकेत कोलन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? यूडीसी का संकेत कोलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? किसके के लिए? ये भी एग्जाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। ये क्या है? रिलेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? किसी रिलेशन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या कोलन का प्रयोग किया जाता है? किसमें? यूडीसी में कोलन का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? किसी रिलेशन को दिखाने के लिए यूडीसी में कोलन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये आपका साइकोलॉजी फॉर टीचर क्या है? साइकोलॉजी फॉर टीचर्स में किसका? हाँ, साइकोलॉजी फॉर और टीचर किस प्रकार से संबंधित है? जल्दी बताना क्या होगा सर? बेस, BAIS बेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वेल पिक्चर प्रिंसिपल के सिद्धांत में से एक सिद्धांत है। बता दो किसका सिद्धांत है? ये किसका सिद्धांत है? वेल पिक्चर प्रिंसिपल डैश के सिद्धांत में से एक सिद्धांत किसका है? फैक्ट सीक्वेंस का एक सिद्धांत है। फैक्ट सीक्वेंस का एक सिद्धांत क्या है सर? वेल पिक्चर प्रिंसिपल क्या है सर? एक फैक्ट सीक्वेंस है। किसका है सर? फैक्ट सीक्वेंस प्रिंसिपल का सिद्धांत है। आगे बढ़ें। चलिए भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, जल्दी। डीडीसी में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का पहला विभाजन किया गया था। डीडीसी में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का पहला विभाजन कितने किया गया था? किसमें किया गया था भाई? जल्दी बता दो। 10 मैन डिवीजन में किया गया था। डीडीसी में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का पहला विभाजन 10 मैन डिवीजन में किया गया था। किसमें किया गया था? 10 मैन डिवीजन में किया गया था। आगे बढ़े। 10 मैन डिवीजन में किया गया था। ये रहा। कोलन क्लासिफिकेशन का छठवां संस्करण कब आया था? बता दो भाई, कौन कर दिया था? छठा संस्करण कब आया था भाई? किस पे आधारित था? का संस्करण किस पे था भाई? जल्दी बता देना। लगभग परिणात्मक पद्धति यानी ऑलमोस्ट क्या है? फेस्टेड स्कीम पे आधारित था। किसमें? लगभग परिणात्मक पद्धति से आधारित था। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यूडीसी एक मुक्त पक्षात्मक पद्धति नहीं है। किसने कहा था? ट्रू है या फॉल्स है? यूडीसी जी, ये सही बात है, सही है। यूडीसी एक क्या है? फ्रीली फ्रीटेड सीक्वेंस स्कीम नहीं है भाई, यह पक्षात्मक पद्धति नहीं है। ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ें। कोलन क्लासिफिकेशन में से निम्न में किन अंकों का प्रयोग क्या सिमिलर मेनोनिज्म को किया जाता है? सिमिलर मेनोनिज के लिए किया जाता है भाई? जल्दी बताना। किसका? 5 का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई चीज़ सिमिलर हो तो उसके लिए अंकों का प्रयोग किसका करेंगे? 5 का प्रयोग कर लेते हैं। क्लासीफाइड कैटलॉग कोड CC के 5वां एडिशन। क्लासीफाइड कैटलॉग कोड CC के 5वां। क्लासीफाइड के कैटलॉग कोड CC के 5वां के अनुसार मुक्त प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? किसके कॉल नंबर के अंतर्गत बनती है? CC के क्लासीफाइड कैटलॉग के 5वां एडिशन के अनुसार मुक्त प्रविष्टि किससे बनेगी? कॉल नंबर से बनेगी। किससे बनेगी भाई? कॉल नंबर से बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। गुजरात का कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रयोग करता है? गुजरात का कौन सा लाइब्रेरी क्या विश्वविद्यालय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रयोग करता है? कौन सा सर? श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय। कौन सा? श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय क्या करता है? गुजरात का कौन सा विश्वविद्यालय लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रयोग करता है? श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम का क्या करता है? प्रयोग करता है। यदि आप लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग ऐड हो जाना जल्दी से। यदि आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक है। इंटरनेट क्या है? जल्दी बताएंगे भाई। इंटरनेट एक है, क्या है भाई? बता दो जल्दी से। इंटरनेट एक है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इंटरनेट एक क्या है सर? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इंटरनेट एक क्या है सर? नेटवर्क का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। इंटरनेट एक क्या है? नेटवर्क एक ऑफ नेटवर्क है। वह पहला व्यक्ति जो ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नाम से जाना जाता है। वह पहला व्यक्ति जो ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना, उसे क्या बोला जाता है? WV शेयर्स को ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। WV शेयर्स को ग्रामेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। WV शेयर्स को ग्रामेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़े।
चलो ये देखो क्या है, इम्पेटिंग डिवाइस का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में, इम्पेटिंग डिवाइस का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में डैश प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? इम्पेटिंग डिवाइस का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन में डैश प्रयोग करने के लिए किया जाता है। बता दो जल्दी से। हॉस्पिटैलिटी इन एरी के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हॉस्पिटैलिटी इन एरी के लिए प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हॉस्पिटैलिटी इन एरी के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वर्गीकरण स्कीम में शिशु, बच्चा, किशोरों और वयस्कों से मिलाकर समूह की व्यवस्था को जाना जाता है। बता दो जल्दी से, क्या किसको जाना जाता है? एन एरे को। यानी क्या हुआ? एक वर्गीकरण स्कीम में शिशु, बच्चा, किशोरों और वयस्कों से मिलाकर समूहों की व्यवस्था को जाना जाता है। क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चेन इंडेक्सिंग से संबंधित सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन चेन इंडेक्सिंग यानी कि चेन इंडेक्सिंग से संबंधित नहीं है भाई? कौन सा कथन है? केवल ये सी नंबर 1 केवल प्रविष्टिपूर्ण विषय का प्रतिनिधित्व करना। चेन इंडेक्सिंग संबंधित नहीं है, केवल एक प्रविष्टि पूर्ण विषय का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये क्या है? नहीं, संबंधित नहीं है। ये वर्ग क्या है? निम्नलिखित में कौन सा चेन इंडेक्सिंग संबंधित कौन है? यह वर्गीकरण पद्धति पर निर्भर करता है। बात सही है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने विकसित किया था। बात सही है। यह पच समन्वय अनुक्रमण का एक उदाहरण है। यह भी बात सही है। चलिए आगे बढ़ें। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के उपसूत्र को किस कार्य के तीन स्तर में वर्गीकरण में से वर्गीकृत में से एक है? रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के उपसूत्र को किस कार्य के 3 स्तरों में वर्गीकरण वे हैं? कौन है भाई? कौन है? आइडिया है, मौखिक एवं संकेत है। कौन है? आइडिया है, मौखिक और संकेत है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? एक बार क्या करें? फटाफट से क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे मेरे भाई, लाइक कर देंगे जल्दी से। एक बार सभी लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो, ऐसे मत करो। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के उपसूत्र जो कि कार्य के 3 स्तरों में वर्गीकृत हैं वे हैं क्या हैं? आइडिया है, मौखिक है और संकेत है। क्या है? आइडिया है, मौखिक है और क्या? संकेत है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय का निर्माण करने वाली पद्धतियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में से किस में से विषयों का निर्माण करने वाली पद्धति कौन सा है भाई? कौन सा होता है? निम्नलिखित में से विषयों का निर्माण करने वाली पद्धति कौन सा होता है? 1 और 3 सही है। यानी कि क्या होगा? 1 और 3 या 2 और 3 क्या है? ये होगी संकुलन और क्या होगा? आच्छादन। ये क्या करता है? विषयों का निर्माण करता है। विषयों का निर्माण किसके द्वारा करते हैं भाई? संकुलन और किसके द्वारा? आच्छादन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विषयों का निर्माण करते हैं। संकुलन और आच्छादन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विषयों का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची 1 पदों को सूची 2 में के मदों से मिलाइए। सूची 1 में सूची 2 के पदों से मिलाइए भाई। कौन सा होगा? जल्दी देख लेना भाई। चलो ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है? ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, SW देता हूँ। आप लोग मिला के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक है? आप लोग मिला के इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना ताकि मैं आपका फिर से इसको देख सकूँ। ओके, ठीक है? आप लोग इसका आंसर देना। अब मैं आपके क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ कि मैं भी थक गया हूँ इसीलिए, ठीक है? एक मिनट रुक जा। चलो भाई, इसका आप लोग आंसर देंगे और सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब आपकी जो आगे आती है, आगे वाला यूनिट में नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा जो कि अध्याय 4 है, यानी पुस्तकालय सूचीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने किया, ठीक है? इसको क्या करेंगे? आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि इसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नीचे आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप क्या करना? उस ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, जिससे आपको क्या कर मिलेगा? ये वाली PDF मैं आपको भेज दूँगा, ये वाली PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है?
ठीक है। तो एक बार फटाफट से बताना और कमेंट सेक्शन में अपना अपना फीडबैक सभी देना। अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, सब बच्चे जरूर वीडियो देंगे सर, भाई देंगे। और क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, भाई का हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, सभी शेयर करेंगे, कभी स्टेटस लगा देंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर, जहाँ मैं बहुत सारे नोट्स दूंगा सर, बहुत सारा नोट्स वहाँ मिलेगी आपको, बहुत सारे क्लासेस की नोट्स मिलेगी, बढ़िया बढ़िया क्लासेस की आपको वहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। MCQ का बहुत सारा आपको PDF वहाँ मैं भेज दूँगा, ठीक है, जिससे आपकी एग्जाम में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे, जुड़े रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। मैं आपकी क्लास को यहीं एंड करता हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, हो सकती है फिर कभी मिलेंगे। और रुक्मणी का वीडियो आज मैं शाम में अपलोड करूँगा, फिर आ जाना। रुक्मणी का जिसको रुक्मणी के सेट चाहिए, कौन सा, अभी तक मैंने 6 सेट करा दिया, 6 सेट रुक्मणी का, ठीक है। LET का, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ LET का 6 सेट हो गया है। उस 6 सेट को आप लोग देख लेंगे, इसका सर नीचे दिया हुआ है 6 सेट, आप लोग क्या करना, 6 सेट को देख लेना, ठीक है। और यदि 7वां सेट आज होगी, 7वां सेट आज होगी, आज मैं खुद लाइव करवाऊँगा, तो आप लोग सभी आ जाना। कितने बजे, रात में करेंगे सर, कब, रात में करेंगे 9 बजे से, 9 से 11 के बीच में, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, LET का सेट करेंगे, LET का सेट करेंगे, जिसमें से क्या होगा, आप लोग भी आंसर देना फटाफट से, ठीक है। 9 से 11 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, LET का सेट करेंगे, LET का सेट करेंगे, कितने, 9 बजे से 11 बजे तक आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। देखते हैं कौन किसका आंसर, 100 क्वेश्चन का सेट होगा LET का, देखते हैं किसका किसका कितना कितना सही होता है, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे रात में हम लोग करते रहेंगे, 9 से जितने बजे, 9 से 10 में ख़त्म हो जाए, 11 से ये 9, 10, 15 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते क्या करेंगे, आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलेंगे, बाय बाय, टेटे, बाय बाय एवरीवन।